अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका मास कांस्टेंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे वैसा सिस्टम जिसका मास वेरी कर रहा हो। तो हम लोग अभी वेरिएबल मास के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था उसके हिसाब से जो फॉर्मूला हमने देखा था वो फॉर्मूला बताता था कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी सिस्टम पर वो dp/dt के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो मोमेंटम है p उसको हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखते हैं m dv/dt प्लस v dm/dt। ठीक है, तो जब मास कांस्टेंट होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकंड टर्म है ये ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ ये रहता है। और जब मास कांस्टेंट नहीं हो, मास वेरी कर रहा हो, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है, ये वाला है ना, इसको कहा जाता है थ्रस्ट फोर्स। मतलब ये कि किसी सिस्टम का मास चेंज हो रहा हो, चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, दोनों ही केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसको कि थ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। व्हेन मास ऑफ सिस्टम चेंजेस then a thrust force acts on the system and that thrust force is given by F thrust force is equal to V dm/dt। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है V dm/dt उसी को थ्रस्ट फोर्स कहा है। ठीक है, अगर सिस्टम स्टेशनरी है तो ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज जो सिस्टम है वो अगर चल रहा हो तो इसको लिखा जाता है V रिलेटिव इंटू dm/dt। तो बेटर है कि हम लोग ये दूसरा वाला फॉर्मूला ही याद रखें। इसमें जो v रिलेटिव है ये होता है वेलोसिटी ऑफ मूविंग मास विथ रेस्पेक्ट टू velocity of moving mass with respect to the system। सिस्टम का मतलब हुआ कि जिस पर हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम जिस पर हमें फोर्स फाइंड करना होता है ना, on which force has to be calculated, जिस सिस्टम पर फोर्स निकालना है वही हमारे लिए सिस्टम है। ठीक, और जो dm/dt है ये है रेट एट विच मास of system is changing। ये ध्यान रखना है कि अगर मास डिक्रीज हो रहा होगा तो ये रेट निगेटिव आएगा, मास अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो ये रेट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए कि यहाँ पर एक ट्रक है जो कि किसी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पर। ऊपर से रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है
नीचे की तरफ वो है u, और ये दिया गया है हमें 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो कह सकते हैं इफ रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग at the rate of 2 kilogram per second, then find thrust force on the truck। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो डिफरेंट डायरेक्शन में ये थ्रस्ट फोर्स फाइंड करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालेंगे, तो थ्रस्ट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इनटू dm/dt, जो अपना फॉर्मूला था v रिलेटिव इंटू dm/dt, है ना। तो v रिलेटिव यहाँ पर क्या लेंगे, कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग मास उस क्वेश्चन में क्या है, रेन ड्रॉप्स है विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम, और सिस्टम क्या है वहाँ पर, ट्रक है। ठीक है, ट्रक पर हमें फोर्स निकालना है, तो ट्रक हमारे लिए सिस्टम है, तो उस ट्रक के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स मूविंग मास है, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इनटू dm/dt। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इनटू dm/dt। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर राइट वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट वाला डायरेक्शन को निगेटिव। तो इसमें देखेंगे कि रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेंगे। तो रेन ड्रॉप्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 0, ट्रक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है +10, है ना। कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए h लिखा है हमने, तो यहाँ पर रखेंगे। और dm/dt जो है मतलब किस रेट से मास उसका बढ़ रहा है घट रहा है, तो मास यहाँ पर सिस्टम का बढ़ रहा होगा क्योंकि रेन ड्रॉप्स ट्रक में आ रहे हैं, तो dm/dt पॉजिटिव लिखेंगे और 2 kg पर सेकेंड है, तो ये आ गया कुल मिलाकर के -20 न्यूटन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखेंगे कि जो फोर्स आएगा वो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, यानी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा। उसी तरह से ये हमने फाइंड किया अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, थ्रस्ट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद हम लोग निकालेंगे थ्रस्ट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। हालांकि फोर्स निकालना कहाँ पर है, ट्रक पर, तो थ्रस्ट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में निकालेंगे, इनटू dm/dt। तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स इन वर्टिकल डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इन वर्टिकल डायरेक्शन इनटू dm/dt। तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे निकालें, इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन सिलेक्ट करना होगा। तो अगर मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं और ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव, तो ये जो है u पॉजिटिव आएगा, है ना। रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी पॉजिटिव में आएगी और 2 मीटर पर सेकेंड आएगी।
ट्रक जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी। और जो मास है वो बढ़ रहा है किस रेट से, 2 kg पर सेकेंड बढ़ रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखेंगे। तो ये आ गया 4 न्यूटन पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव का मतलब हमने नीचे पॉजिटिव लिया है, तो वर्टिकल फोर्स जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि नेट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स कहीं इधर आएगा, है ना, और वो इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना चाहिए, है ना। तो नेट थ्रस्ट फोर्स निकालना हो तो लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये हो गया 416 का रूट, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है 416 का रूट इतना न्यूटन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक ट्रक है और ट्रक में सैंड भरा हुआ है। सैंड किसी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो ट्रक है वो 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होगा। कह सकते हैं कि इफ सैंड इज falling from truck at the rate of 2 kilogram per second, then find thrust force on truck। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, थ्रस्ट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइंड करने के लिए हमें लिखना चाहिए velocity of sand with respect to truck in horizontal direction, ठीक है। यहाँ पर ट्रक अपना सिस्टम है और मूविंग मास है सैंड। पिछले क्वेश्चन में मूविंग मास था रेन ड्रॉप्स, अभी सैंड है, ठीक है, इनटू dm/dt, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ सैंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू dm/dt। तो देखेंगे कि सैंड की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड होगी। जिस वेलोसिटी से ट्रक जा रहा होगा वो वाली वेलोसिटी सैंड पार्टिकल के पास भी होगी, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। नीचे भी जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से और इधर भी जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सैंड की वेलोसिटी अगर लिखा जाए, इसको पॉजिटिव लेते हुए राइट वर्ड डायरेक्शन को और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लेते हुए, तो सैंड की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे +10 और ट्रक की वेलोसिटी भी है 10 और dm/dt रखेंगे -2। माइनस इसलिए क्योंकि मास जो है वो सिस्टम का कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए dm/dt निगेटिव में आएगा और ये आ गया 0। उसी तरह से अगर वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना हो तो वेलोसिटी ऑफ सैंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इन वर्टिकल डायरेक्शन इनटू dm/dt लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सैंड इन वर्टिकल डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इन वर्टिकल डायरेक्शन इनटू dm/dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे का डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लेते हैं और ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव। तो सैंड की वेलोसिटी नीचे की तरफ है 2 और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे +2 माइनस ट्रक की वेलोसिटी है 0, है ना। ट्रक की वेलोसिटी नीचे की तरफ है ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ट्रक की वेलोसिटी हो गई 0 और dm/dt रखेंगे -2।
माइनस इसलिए क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है, तो ये आ गया -4 न्यूटन, है ना। यानी कि -4 का मतलब ऊपर की तरफ 4 न्यूटन लग रहा होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक चेन दिया गया है। इस चेन का लेंथ है L, जो कि इस तरह से लटकाया गया है कि उसका लोअर एंड टेबल पर या कहेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस जस्ट टच कर रहा है ना। चेन इज हैंगिंग such that its lower end just touches the ground, if chain is released and it falls by a distance then find total force exerted by chain on the ground। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर ये x डिस्टेंस नीचे आया है तो चेन की जो वेलोसिटी है वो हो गई होगी √2gx। ठीक है, ये हो गया होगा। तो इसमें दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा कि ये जितना चेन नीचे जमा हो गया है यहाँ पर उसका वेट लगेगा। ठीक है, और एक चेन जो है चेन का कुछ पार्ट नीचे किसी वेलोसिटी से टकरा रहा है तो एक थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो फोर्स लगेगा वो तो होना चाहिए एक तो वेट किसका, अगर x लेंथ नीचे आया है तो x लेंथ नीचे जमा भी हो गया होगा, कलेक्ट हो गया होगा, तो लैम्डा क्या है, लीनियर डेंसिटी है, लैम्डा इंटू x, ये जो चेन कलेक्ट हो चुका है ग्राउंड के ऊपर उसका मास हो गया इंटू g, यानी उसका वेट हो गया। ठीक है, x डिस्टेंस से नीचे गिरा है तो यहाँ जो चेन कलेक्ट हुआ है उसका लेंथ भी है x, तो उसका मास कितना हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो जो चेन यहाँ पे जमा हो गया है उसका मास है लैम्डा एक्स, जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वेट हो गया। साथ में थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा। अगर किसी वेलोसिटी v से आकर चेन टकरा रहा है तो एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। अब इसमें v है जो dm/dt है, इसको हम लोग चेन रूल से लिख सकते हैं dm/dx इंटू dx/dt। ठीक, तो ये हो गया लैम्डा xg प्लस v। ये देखेंगे dm/dx जो है एक्चुअली में ये लीनियर डेंसिटी बताता है और dx/dt जो है ये वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी लिख देंगे, तो लैम्डा xg प्लस लैम्डा इंटू v², लैम्डा xg प्लस लैम्डा v जो है हम देखेंगे कि जब यहाँ पर चेन नीचे गिरा है तो इसकी वेलोसिटी हो गई है √2gx, तो v² का वैल्यू रखेंगे 2gx आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आ गया 3 लैम्डा gx। अगर लैम्डा का वैल्यू रख दें, लैम्डा का वैल्यू रखेंगे m/l इंटू g इंटू x, तो ये हो गया 3 mgx, जो थ्रस्ट फोर्स है वो हो गया 3 mgx/l। ये हो गया टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय चेन ऑन द ग्राउंड।
यहाँ पर एम क्या है, इस चेन का मास है, टोटल मास। अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो रॉकेट प्रोपल्शन से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे कि एक रॉकेट है जिसका मास दिया गया है 10 kg, और ये रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि रॉकेट में फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न होता है, और बर्न होने से क्या होता है कि इसमें से गैसेज निकलती हैं नीचे की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से गैसेज किसी वेलोसिटी, मान लेते हैं कि u से बाहर निकलती है, तो नीचे की तरफ निकलती हैं तो ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, और इस थ्रस्ट फोर्स के कारण से ये जो रॉकेट है वो ऊपर उठता है या ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ escaping gas with respect to rocket so that rocket can be raised if gas or fuel burns at the rate of μ किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक, अब इस म्यू का जो वैल्यू है हम लोग ले लेते हैं कि ये है 0.2 किलोग्राम पर सेकेंड, ऐसे लिख लेते हैं। ये u का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर इस रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे इसका वेट लगेगा जो कि आएगा 10 × g, और ऊपर आएगा थ्रस्ट फोर्स, है ना, v/dt। इसके कारण से इसको जस्ट ऊपर उठाना है, यानी ये जो थ्रस्ट फोर्स है वो इसके वेट 10g के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो जो थ्रस्ट फोर्स है उसको हम लोग लिखते हैं v रिलेटिव इंटू dm/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर mg के इक्वल है। तो v रिलेटिव जो है यहाँ पर हमने u माना है, इसी u की वैल्यू निकालनी है। dm/dt जो है वो हो जाएगा 0.2। हम लोग यहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हमें पता है ऊपर लग रहा होगा। टोटल मास जो है इस रॉकेट का वो है 10 kg, है ना, इंटू जी का वैल्यू भी 10 रख देंगे, तो म्यू का वैल्यू हो गया 100, 0.2। ये म्यू नहीं है, ये वेलोसिटी हमने ले रखा है u। ठीक है, तो u का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो गैस की जो वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तब ये रॉकेट को जस्ट ऊपर उठाया जा सकता है। तो अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है रॉकेट प्रोपल्शन, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, और फ्यूल जब बर्न होता है तो गैसेज जो हैं वो बाहर निकलती हैं, तो रॉकेट पर ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगाती हैं, जिससे कि ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें इसमें ये फाइंड करना होता है कि जब सारा फ्यूल जल जाएगा तो रॉकेट को कितनी वेलोसिटी मिली होगी। इसमें ऐसा है कि जो कैपिटल M मास लेंगे कि ये है मास ऑफ रॉकेट, और स्मॉल m0 मास लेंगे हम लोग मास ऑफ फ्यूल,
किसी इंस्टेंट पर ऐसा मान लेते हैं कि जो रॉकेट है उसके अंदर टोटल मास है m, है ना। ये m में रॉकेट का मास भी है और फ्यूल का मास भी है। तो नीचे की तरफ उसका वेट आएगा mg, ठीक है, और ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स आएगा, थ्रस्ट फोर्स है ये आएगा v रिलेटिव। v रिलेटिव क्या है, गैस की वेलोसिटी है जो कि रॉकेट के रिलेटिव में होती है, इनटू माइनस dm/dt, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये थ्रस्ट फोर्स है ऊपर की तरफ आएगा, है ना, ऊपर की तरफ आएगा। ये माइनस साइन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तभी जाकर के ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि dm जो है वो निगेटिव है अपने आप में। फ्यूल जो है बर्न हो रहा है तो रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए dm निगेटिव आएगा। आगे माइनस साइन लगाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब है कि तब ये थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ इतना, मतलब यूं कहेंगे कि इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब कहेंगे कि ऊपर की तरफ कैसे लगेगा, तो एक्चुअली में जो v रिलेटिव है वो v रिलेटिव नीचे की तरफ होता है ना। तो v रिलेटिव का वैल्यू आगे यहाँ लगाएंगे तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव डायरेक्शन बताता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ आएगा जिसका कि मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि इस रॉकेट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख सकते हैं vr इंटू माइनस dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। dm/dt जो है, dm/dt इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब कि जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा होगा वो है dm/dt। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू माइनस vr इंटू dm/dt माइनस mg, ठीक है। तो m एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv/dt माइनस vr dm/dt माइनस mg, ठीक। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस vr dm/m माइनस g इंटू dt। इसमें से m इधर ले गए राइट हैंड साइड में और dt कैंसिल कर दिया हमने, dt को भी कहेंगे राइट साइड में ले गए तो ये आएगा। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब टाइम 0 था तो मास कितना था m प्लस m0 और वेलोसिटी थी 0, ठीक है। जब टाइम कैपिटल T हो गया, कैपिटल T वो टाइम है जब सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा, है ना। तो सारा फ्यूल बर्न होने में कितना टाइम लगेगा, आप देखेंगे कि जो फ्यूल है उसका मास है m0, फ्यूल का मास हमने लिया है m0, और 1 सेकेंड में म्यू किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है ना। अगर 1 सेकेंड में म्यू किलोग्राम बर्न होता है तो m0 मास बर्न में कितना समय लगेगा, m0/म्यू। तो ये हो गया टाइम टेकन टू बर्न द टोटल फ्यूल। टोटल फ्यूल बर्न होने में इतना टाइम लगेगा, तो उतने देर तक ही इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा। तो उतने ही ड्यूरेशन में हमें देखना है कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा रॉकेट, ठीक है। तो जब 0 टाइम था तो मास था m प्लस m0, ये रॉकेट का मास, ये फ्यूल का मास, वेलोसिटी थी 0। जब टाइम t हो गया यानी सारा फ्यूल बर्न हो गया, तब सिर्फ रॉकेट का मास बचा होगा। फ्यूल बर्न हो गया तो टोटल मास सिर्फ m रह जाएगा यहाँ पर, तो लिमिट रखेंगे कैपिटल M और वेलोसिटी रखेंगे v, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ आएगा v - 0
माइनस वी आर, डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन आएगा log m, और इसमें लिमिट रखेंगे m प्लस एम नॉट टू m माइनस g इंटू टी। ठीक, तो v इज इक्वल टू माइनस वी आर लॉग, इसमें लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा m बाई m प्लस एम नॉट माइनस जी। इस t का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा एम नॉट बाई म्यू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर लॉग m प्लस एम नॉट डिवाइडेड बाई m माइनस जी एम नॉट बाई म्यू, और ये हो गया v, है ना। तो ये v हो गया फाइनल मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रॉकेट। ठीक, यहाँ पर जो वी आर है वो है वेलोसिटी ऑफ गैसेज escaping from rocket with respect to rocket। रॉकेट के रेस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से ये जो है गैसेज बाहर निकल रही होंगी वो रेट है वी आर। तो ये वी आर हमें पता होगा, रॉकेट का मास पता है, फ्यूल का मास पता है, और किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है म्यू पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि फाइनली रॉकेट को कितनी वेलोसिटी मिलेगी।